अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में कूनिया का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल अमीर बाउद्दीन के साथ एक तरफ जा रहे थे। इतने में पीछे से तुर्गत एक खत अर्तुगरुल के हाथ में थमा देता है। अर्तुगरुल हाथ लेकर दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक बड़े हाल में दाखिल होते हैं जहाँ पहले से कुछ कबीलों के सरदार मौजूद थे। वहाँ पहुँचकर अर्तुगरुल वो खत पढ़ने लगते हैं जिस पर लिखा था कि वो संदूक अमीर बाउद्दीन के पास है और वो ये संदूक मंगोल कमांडर काराबोरा को देने वाला है। इतने में अमीर बाउद्दीन कहता है, आप टैक्स के मसले पर बात करते हैं, फिक्र ना करें, आप में से कोई भी इस मुआहिदे से मुतासिर नहीं होगा। इतने में कुछ मंगोल अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर अमीर बाउद्दीन कहता है, खुशामदीद कमांडर काराबोरा। काराबोरा उसे एक धक्का देकर पीछे कर देता है और फिर कहता है, हलाकू खान ने अनातोलिया का टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो तुम लोग कौन होते हो इस मसले पर बात करने वाले। इतने में एक सरदार कहता है, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ने से लोगों के दरमियान मुश्किलात पैदा होंगी, हम तो सिर्फ इस बारे में बात करने आए हैं। काराबोरा कहता है, हम जानते हैं कि मुश्किलात पैदा करने वाले लोगों से किस तरह निपटा जाता है। इतने में दूसरा सरदार कहता है, हम टैक्स अदा करेंगे कमांडर, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि टैक्स थोड़ा सा कम हो जाए। कमांडर काराबोरा कहता है, आप हलाकू खान से सौदाबाजी नहीं कर सकते, आपको यही टैक्स अदा करना पड़ेगा। इतने में तीसरा सरदार कहता है, हम टैक्स अदा करेंगे, लेकिन एक मसला है और इस मसले पर बातचीत करने की ज़रूरत है। ये सुनकर कमांडर काराबोरा अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह से वह उन तीनों सरदारों को मार देता है और कहता है, तुम लोगों को वही टैक्स अदा करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। लो, अब टैक्स का मसला ख़त्म हुआ, अब मुझे वो अमानत दो बाउद्दीन। ये सुनकर अर्तुगरुल समझ जाते हैं कि ये उसी संदूक की बात कर रहा है। फिर बाउद्दीन कहता है, यकीनन कमांडर काराबोरा, आइए मेरे साथ। ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर सल्जूक और मंगोल सिपाही उस संदूक को उठाकर ला रहे थे। दूसरी तरफ कमांडर काराबोरा कहता है, हलाकू खान एक लंबे अरसे से इस संदूक की तलाश में थे। फिर वो अमीर बाउद्दीन का रमाल निकालकर अपनी तलवार साफ करने लगता है और कहता है, तुमने अच्छा काम किया है। बाउद्दीन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसका इनाम मिलेगा। काराबोरा कहता है, फिक्र मत करो, हलाकू खान एहसान का बदला हमेशा चुकाते हैं। बाहर अर्तुगरुल अपने साथियों के पास पहुँच जाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस नहीं किया। उस मंगोल कुत्ते ने मेरे सामने 3 सरदारों को कत्ल कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। उस संदूक ने मुझे कुछ भी करने से रोक लिया, वरना मैंने उसे काट दिया होता। इतने में वो सिपाही संदूक उठाए वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके सामने से गुजरने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं, भाइयों, हम इनका पीछा करेंगे। ये कहकर वो भी चल पड़ते हैं। सिपाही संदूक लेकर अमीर बाउद्दीन के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अर्तुगरुल और उनके साथी भी छुपकर देख रहे थे। संदूक काराबोरा के सामने पहुंचा दिया जाता है। कमांडर काराबोरा कहता है, हलाकू खान इसे देखकर बहुत खुश होंगे। फिर वो संदूक उठवाकर अपने सिपाहियों से कहता है, चलो चलें, हमें हर हाल में ये संदूक बर वक्त हलाकू खान के पास पहुंचाना है। बाउद्दीन कहता है, आपका सफ़र महफूज रहे कमांडर काराबोरा, हलाकू खान को मेरा सलाम देना। काराबोरा कहता है, मेरे जाने के बाद महल का ख्याल रखना, जब मैं वापस आऊं तो टैक्स इकट्ठे होने चाहिए। ये कहकर वो सब बाहर निकल जाते हैं। अर्तुगरुल उनको जाता हुआ देखकर कहते हैं, ये जा रहे हैं मगर ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान तलवार बनवाने में मदद करवा रहा था और हक है अल्लाह, सच है वल्लाह की सदा लगा रहा था। इसी दौरान एक खेमे में थियोक्लस अपनी छोटी बेटी से पूछता है, वो कड़ा कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। लड़की कहती है, वो कड़ा कहीं खो गया है बाबा, मुझे लगता है कि जब वो लोग हमें घसीट रहे थे उसी दौरान वो कड़ा कहीं गिर गया होगा। ये सुनकर थियोक्लस काफ़ी गुस्से में आ जाता है और परेशान हो जाता है। इतने में बड़ी लड़की कहती है, आप कड़े को भूल जाएं बाबा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, अभी कुछ आराम कर लें। फिर वो अपने वालिद को उठाकर बिस्तर पर ले जाती है। फिर थियोक्लस कहता है, मुझे मेरी दवा दो बेटी। ये सुनकर वो अपने वालिद को दवा पिलाने लगती है जिसमें द्रैगोस्ट के आदमी ने कुछ मिला दिया था। दूसरी तरफ मंगोल उस संदूक को लेकर रवाना हो चुके थे। अर्तुगरुल और उनके सिपाही भी कुछ फासले पर उनका पीछा कर रहे थे। इतने में मरगर उनके सामने आ जाता है और सलाम पेश करता है। अर्तुगरुल अपना काफिला रोककर अपने सिपाहियों से कहते हैं,
अब मर्गन हमारे साथ होगा और वक्त आने पर यह हमें सारी चीजें बताता रहेगा। अभी हमें फौरन मंगोलों के पीछे जाना होगा। वो किस तरफ गए हैं मर्गन? मर्गन कहता है वो काला कोय की तरफ गए हैं अर्तुगरुल साहिब। शाम होने वाली है, शायद वो वहाँ पर आराम करेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं सही है, हम वहाँ जाकर उन्हें घेरे में ले लेंगे। ये कहकर वो सब रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में तुर्कलिस की बेटी खेमे के बाहर काफ़ी गमगीन हालत में खड़ी थी। इतने में उस्मान उसके पास पहुंचता है और पूछता है तुम इतनी गमगीन क्यों हो निया? वो कहती है बाबा ने मुझे एक कड़ा दिया था और वो खो गया है। इसकी वजह से बाबा काफ़ी गुस्से में हैं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। उस्मान पूछता है वो सिर्फ एक कड़े की वजह से तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? निया कहती है ये मुझे नहीं पता, शायद वो बहुत अहम था। बाबा हमेशा मुझे कहते थे कि इसे खुम मत करना। मुझे लगता है कि वो कड़ा वहाँ पर गिर गया है जहाँ वो आदमी हमें घसीट रहे थे। मैं वहाँ जाना चाहती थी मगर बाबा मुझे वहाँ जाने नहीं दे रहे। उस्मान कहता है मैं उस जगह को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कड़ा ला सकता हूँ। ये सुनकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और कहती है अगर मेरे बाबा को पता चल गया तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। लफ्के किले का मंजर सामने आता है। किले का गवर्नर निहायत गुस्से से कहता है वो थियोक्लिस कहाँ रह गया? उसे बहुत पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। उसका कमांडर जो कि दरअसल ड्रैगोस का आदमी था वो कहता है हमारे आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उसे तलाश कर लेंगे। गवर्नर कहता है तुम थियोक्लिस की अहमियत को कम नहीं समझ सकते, जाओ और उसे तलाश करो। या तो हम थियोक्लिस को तलाश करेंगे या तो एक बड़ी जंग का आगाज हो जाएगा। यह सुनकर कमांडर बाहर की तरफ चल पड़ता है। इतने में गवर्नर की बेटी अंदर दाखिल होती है। गवर्नर कहता है मेरी प्यारी बेटी इरेन, कैसी हो तुम? इरेन कहती है सब कुछ ठीक है बाबा, लेकिन मैं हर वक्त किले में रहती हूँ, मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ। आपने वादा किया था कि आप मुझे कल घुड़सवारी करने देंगे। गवर्नर कहता है मैं समझ गया, तुम बाहर जाना चाहती हो। मैं सिपाहियों को कहता हूँ कि वो घोड़ा तैयार करें, मगर तुम ज़्यादा दूर मत जाना बेटी। इरेन कहती है ठीक है बाबा, आप फिक्र ना करें। दूसरी तरफ काई कबीले में गुंदोज अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और कुछ गुस्से में था। उसका दोस्त चागरी पूछता है क्या बात है गुंदोज? गुंदोज कहता है मैंने गलती की और मुझे उसका बहुत पछतावा है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे मुआफ़ नहीं किया। चागरी कहता है अर्तुगरुल साहिब सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती पर नदामत हो, फिर वो तुम्हें मुआफ़ कर देंगे। गुंदोज कहता है इससे पहले भी मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मगर बाबा ने हमेशा मुझे मुआफ़ किया, मगर इस दफ़ा उन्होंने मुझे थप्पड़ रसीद किया और मुझे अपना हाथ भी नहीं चूमने दिया। ये बात मुझे बहुत गमगीन करती है। चागरी कहता है तुम परेशान मत हो, बल्कि कल के बारे में सोचो। तुम एक लंबे वक्त से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, तुम पहली दफ़ा इरेन से मिलोगे। यह सुनकर गुंदोज कहता है ये मेरी वाहिद तसल्ली है भाई, मगर इस तरह के गुनाह के मुर्तकिब होते हुए मैं अपने आप को उसको देखने के काबिल भी नहीं समझता। यह सुनकर चागरी कहता है ऐसा मत सोचो भाई, आखिरकार तुम इंसान हो और इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। अहम बात यह है कि हम अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। यकीनन हमारे सरदार तुम्हें नादिम देखकर मुआफ़ कर देंगे। दूसरी तरफ काई कबीले की तलवारें बनाने वाला एक अलग खेमे में बैठकर बच्चों को तुर्कों की तारीखी कहानियां सुना रहा था, जिसे सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही एक गार में मौजूद थे। तुर्कत पूछता है कि वो उमर कबीले वालों को सोगत पेश कर क्या साबित करना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं उन्हें टैक्स इकट्ठा करने का इख्तियार दिया गया है और फिर उन्हें सोगत में आबाद होने की इजाज़त दी गई है। पामसी कहता है ये सिर्फ टैक्स का मसला नहीं है सरदार, बल्कि मुझे उनके इरादे सही नहीं लग रहे। अर्तुगरुल कहते हैं कि वो उमर कबीले को इस्तेमाल करते हुए हमें आहिस्ता आहिस्ता दफन करना चाहते हैं और आखिर में वो मुझे हाकिम आला के ओहदे से हटाने की कोशिश करेंगे। तुर्कत पूछता है क्यों सरदार क्यों? अर्तुगरुल कहते हैं हमारी बढ़ती हुई ताकत उन्हें खौफ सदा कर रही है। तुर्कत उमर कबीले को भेजना उन्हें हमें तबाह करने का पहला कदम है। हम अनातोलिया की आखिरी उम्मीद हैं और वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आग के शोले हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, या तो हम जलकर ज़मीन पर गिर जाएंगे और या फिर मजबूत हो जाएंगे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है अर्तुगरुल साहिब हमने उन्हें घेरे में ले लिया है। तो मजीद आदमी उनके पास आए हैं, मगर उन्होंने मंगोलों वाला लिबास नहीं पहना हुआ। मर्गन कहता है लाजमी वो जासूस होंगे अर्तुगरुल साहिब। अर्तुगरुल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि वो दोनों संदूक लेकर हलाकू खान के पास जाएंगे। तुर्कत कहता है वो एहतियाती तौर पर आम आदमी के लिबास में संदूक हलाकू खान के पास लेकर जाना चाहते हैं ताकि पीछे कोई निशान न रहे। अर्तुगरुल कहते हैं
वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भाग सकते हैं। हम सूरज निकलते ही उन्हें पकड़ लेंगे। हम उन दोनों जासूसों को अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचने देंगे। अब्दुर्रहमान, ख्याल रखना, हम वो कपड़े पहनेंगे जो हम अपने साथ लाए हैं। हमें अपनी शनाख्त को जाहिर नहीं करना। अब्दुर्रहमान कहता है, जैसा आपका हुक्म सरदार। और यहाँ पर इस किस्सा का अख्तिताम हो जाता है।